जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आज बड़ी अहम ख़बरें आपके लिए लेके आए हैं। 3 मेन इश्यूज़ पर हमने बात करनी है। पहली तो बात ये है कि आज कौमी सलामती कमेटी मीटिंग का इजलास हुआ। ये उसका 38वां इजलास था और मुल्क में जितने सरबरावरदा लोग हैं उन सब ने इस पर शिरकत की। उसमें असद मजीद साहब जो अमेरिका में सफ़ीर थे उन्होंने भी शिरकत की। उसमें क्या बातें डिस्कस हुई, क्या कहा गया, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात ये करनी है कि ये जो बिलावल भुट्टो और नवाज़ शरीफ की लंदन में मुलाकात हुई है उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करनी है। और तीसरी बात जो है कि पॉलिटिक्स का कल्चर चेंज हो रहा है। थोड़े अरसे तक हम हर चीज़ को नफ़रत की निगाह से देखते थे, लेकिन आज एहसन इकबाल ने क्या किया और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था उसके हवाले से आपसे बात करनी है। सबसे पहले कौमी सलाम चीज़ों पे और भी हम बात करेंगे। जो सदर ममलिकत ने आज वज़रा से हल्फ लिया वो, और जो लाहौर हाई कोर्ट का हमजा शहबाज शेख की पिटीशन पे आया है फैसला, उस पर भी बात। लेकिन पहले बात करते हैं अलामिया की, कौमी सलामती कमेटी के। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में जैसी पिछली हुकूमत में तीनों सरबराहान थे सर्विसेज के और DGISI के थे, उस तरह उस वक्त के वज़ीर आज़म, इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी कर थी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ थे और मरियम औरंगज़ेब भी थी। लेकिन इसमें एक अहम बात थी, वो एम्बेसडर जिन्होंने ये केबल भेजी थी वो आज इसमें मौजूद थे और उन्होंने कमेटी को इसके ऊपर ब्रीफिंग दी। तो उसमें जो आया था वो ये था कि जो एजेंसियां उन्होंने तहकीकात की है, यानी कि जो हमारी एजेंसियां हैं, अब अगर आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, जैसे कि वो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन बनाए, तो आपको तो जजों पे भी ट्रस्ट नहीं है। जिस दिन से फैसला आया आप जुडिशरी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, आपके जलसों में प्ले कार्ड उठाए तो बहरहाल वो एजेंसियों ने तहकीकात की जिसमें उन्होंने कहा कि हमें कोई साजिश नहीं मिली है। ये बात हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि साजिश कोई नहीं है, एक मरासला था। उस मरासले में जो वहाँ के अंडर स्टेट सेक्रेटरी थे डोनाल्ड लू, उन्होंने अपना डिस्प्लेजर शो किया था या अपनी हुकूमत की एक पॉलिसी शो की थी कि जो आपने रशिया का दौरा किया है या यूक्रेन के ऊपर जो आपकी पॉलिसी है उससे हमारी गवर्नमेंट खुश नहीं है। और ये मैसेज उन्होंने चाइना को भी कन्वे किया था, इंडिया को भी किया था। उसकी लैंग्वेज जो थी वो डिप्लोमेटिक नहीं थी, जिसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए उनको डिमार्श दिया गया। लेकिन उन्होंने पूरी गवर्नमेंट हिलाई या पूरी वो नो कॉन्फिडेंस उनकी वजह से, ये ऐसा नहीं था, पहले दिन से हम कह रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग फॉरेन ऑफिस या इस तरह के रिलेशनशिप्स के बारे में जानते हैं उनको पता होना चाहिए ये कोई अनोखा वाक़या नहीं था। इस तरह की कम्युनिकेशन मुल्कों के दरमियान होती रहती है। किसी बात पर डिस्प्लेजर का इजहार किया जाता है, किसी बात पर एहसास रज़ामंदी का इजहार किया जाता है, और फिर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे दकीक मामलात आ जाते हैं कि वो जो लेटर जब लिखा गया या मरासला या केबल थी उसको फॉरेन ऑफिस में तब्दील किया गया। आज जो मीटिंग हुई वो बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए कि उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर शामिल थे। मतलब इंटीरियर मिनिस्टर भी थे और प्लानिंग के मिनिस्टर भी थे और DGISI भी थे, तीनों सर्विसेज चीफ भी थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद भी थे और उसके दौरान और फिर वो सफ़ीर भी थे, ताकि हर एंगल से बात कर लीजिए। इमरान खान ने तो जाहिर है इल्ज़ाम ही लगाना है, लेकिन जिस हद तक आप कवर कर सकते हैं, जिस हद तक ये आलमी साजिश वाला नैरेटिव ख़त्म कर सकते हैं वो ख़त्म हो गया। देखिए इन्होंने ना, इनके सपोर्टर्स अभी भी नहीं मानेंगे। इन्होंने सुबह से एक नैरेटिव सोशल मीडिया पे बिल्ड करना शुरू कर दिया था कि जिस केबल के अंदर चेंजेस कर दी गई हैं। ये कितनी मजाक हेज बात है कि साइफर एक सिक्योरिटी से रिलेटेड आपकी एक चीज़ है जो रिकॉर्ड में होती है, आप उसके अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो वो एक नैरेटिव बिल्ड करके लोगों के जहन बनाने शुरू कर दिए गए थे। यहाँ आगे जाके कहेंगे असद मजीद पे प्रेशर डाल दिया गया था, या कह देंगे मरासला, मतलब वो मानेंगे नहीं, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन केबल कैसे चेंज हो सकती है जबकि केबल लिखने वाला वहाँ पर मौजूद है और जिसने डिकोडिंग की है वो भी मौजूद है। तो ये अहमकाना बात है। लेकिन खान साहब ने ना अब आलमी साजिश को दो बातों से बड़ा धचका लगा है। एक तो ये कि जिसके ये जो कौमी सलामती कमेटी का अलामिया आया है, दूसरा फवाद चौधरी ने जो कल बात की है उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि आलमी साजिश वगैरह कोई नहीं, आलमी साजिश वगैरह कोई नहीं थी। ये असल में मसला ये था हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, ये उसकी रीज़न थी। लेकिन अब आप देखिए इस अरसे के दौरान एक झूठ की बिना पर इस मुल्क के साथ क्या हुआ है।
لوگ تو یہاں پہ اتنے جذباتی کر دیے، وہ شکر کریں ڈنڈے اٹھا کے امریکہ کی طرف نہیں چلے گئے. وہ چلے جاتے اگر ان کو ویزے مل رہے ہوتے تو اگر آپ ویزے ملیں گے نا تو یہ سارے لوگ اس امبیسی کے باہر کھڑے ہوں گے ویزے لینے کے لیے. اور آپ میں ہمت تو ہے نہیں کہ آپ ایک دفعہ نعرہ لگوا دیں امریکہ کے خلاف. آپ کے جو پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ کے ورکرز انگلینڈ میں یا امریکہ میں، ہمت ان میں بھی نہیں ہوتی کہ وہ ان کے امبیسی کے سامنے جا کے نعرہ لگائیں. آپ ایون یہاں امبیسی پہ جا کے جو آپ کے ارد گرد شہباز گل ہے، ثانیہ نشتر ہے، شاہ محمود قریشی، ایون فواد چودھری کو کہیں کہ جا کے وہاں پہ کر دیں. صرف یہ ہے کہ آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ ایک جھوٹ کے ذریعے اپنی 4.25 سالہ کارکردگی سے لوگوں کی نظر ہٹا کے ایک ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا سازش. اور آزادی، روز آپ میر جعفر، میر صادق کے قصے لوگوں کو سنانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ ایک آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم آزادی حاصل کریں گے. آزادی کس سے حاصل کریں گے آپ؟ پہلے تو لوگوں کو سمجھا دیں کہ ہم کس کی غلامی میں، امریکہ کی غلامی میں ہیں. تو بھئی امریکن لوگوں جو نیشنل ہیں وہ آپ کی کیبنٹ میں کیا کام کر رہے تھے؟ آپ آج آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، اس وقت آپ کی آزادی کب تھی جب کشمیر کا سٹیٹس ختم کر کے ریاست کا اور اس کو ضم کر لیا تھا انڈیا نے. آپ نے جب آپ کو انڈیا کی طرف سے دھمکی ملی اور آپ کو اگلے دن ابھی نندن کو چھوڑنا پڑا، اس وقت آپ کی آزادی کی وہ کہاں تھی؟ آپ ابھی تک وہ جو پائپ لائن کا معاہدہ کیا تھا رشیا سے اس کو آپ پورا نہیں کر سکے. آپ اس وقت آپ کی کہاں پہ تھی؟ ٹرمپ سے آپ مل کے آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے ہوں. اس وقت آپ کی آزادی کہاں تھی؟ یہ جو نعرے ہیں نا، یہ نعرے اس میں دو نکات اور بھی ہیں. اس وقت آپ کی آزادی کہاں تھی جب آپ نے پاکستان کو IMF کے ہاتھوں گروی رکھوا دیا، ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس کا بھگتان ہمیں اگلے دہائیوں تک بھگتنا پڑے گا. یہ جو پیٹرول وغیرہ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ اس معاہدے کا نتیجہ، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کی تیاری بالکل نہیں تھی. جلدی انہوں نے معاہدہ کیا اور دوسری بات یہ آپ اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت آزادی کا خیال نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے IMF کا امپلائی آپ کا اسٹیٹ بینک کا گورنر آپ نے لگایا ہے، آپ غلامی کی بات اور کرتے ہیں. اس کے اختیارات آپ نے اتنے کر دیے کہ اسٹیٹ بھی اس کو پوچھ نہیں سکتی. وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ریاست بنا کر اسٹیٹ بینک میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں غلامی سے آزادی چاہیے. دیکھیے میں بہت محبت کرتا ہوں ان بچوں سے جو بے شک عمران خان کو فالو کرتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آتی ہے، ان کے دل دکھتے ہیں. وہ تو عالمی سازش کا نریٹو لے کے چل رہے تھے اور یقین کیجئے 2-4 دن تک عمران خان کا کوئی بیان آ جائے گا کہ یہ عالمی سازش نہیں تھی. ان بچوں کے ساتھ کتنا دھوکہ ہوا. لیکن یاد رکھیں یہ اس وقت اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے، اس سے بڑا جھوٹ بولیں گے. یہی ان کی اسٹریٹجی ہے. اچھا ایک بات یہ نا عمار کہ اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتے ہیں تو ان کے سپورٹر اس کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. اب انہوں نے کیا کہ مجھے نہیں بھیجنا تھا جسٹس قاضی فائزیزہ کے خلاف ریفرنس، لوگ دفاع کر رہے ہیں. اچھا لوگوں نے جس وقت توشہ خانہ کا کیس آیا لوگوں نے کہا کہ جی جس کا بیٹ کروڑوں کا بک جاتا ہے اس کو تحفے بیچنے کی کیا ضرورت. کل انہوں نے خود اقرار کر لیا کہ میں نے بیچے، میں نے بیچ کے سڑک بنائی. آج CDA کا آ گیا کہ جی سڑک تو بنی ہے ساری 30 لاکھ روپے میں، تو بتائیں باقی 13 کروڑ 70 لاکھ روپیہ کہاں پہ گیا. تو میرا خیال میں جو ان کے سپورٹر ہیں ان کو اب پلیز آپ لوگ اب تھوڑی اپنے اس سے نکلیں اور آپ اخبار پڑھیں، آپ تھوڑا کریٹیکل تھنکنگ کریں کیونکہ آپ ملک کا مستقبل ہیں. آپ نے اس ملک کو اوپر لے کے جانا ہے. آپ اس طرح کی احمقانہ باتوں کے اوپر یقین کرنا اب چھوڑ دیں. آزادی، غلامی، یہ نعرے بہت اچھے لگتے ہیں. ہم تو وہ قوم ہے نا جو حجاج بن یوسف کے لکھے گئے خط پہ رونے والی قوم ہے. تو ہمیں عمران کی تقریروں پہ بھی رونا آتا ہے اور لوگ روتے ہیں کیونکہ جتنا وہ ایموشنل کرواتے ہیں لوگ روتے ہیں. تو اب دیکھیں نا فواد چودھری نے کتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے اس وجہ سے حکومت سے گئے ہیں. عمران خان کہتے ہیں نہیں جی میری سازش ہوئی، مجھے سازش کے ذریعے نکالا گیا. اب سپورٹر کہاں پہ کھڑا ہے؟ وہ اس کو بھی گالی دے رہا ہے، وہ اس کو بھی گالی دے رہا ہے، سمجھ اس کو آ نہیں رہا میں دور کہہ رہا ہوں. بیسیکلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ نا چیزوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور نوجوان ذہن ہوتے ہیں. یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر میں اس ایج میں ہوتا تو شاید میں بھی یہ نعرہ میرے لیے سیلیبل ہوتا. لیکن جب آپ کی عمر بڑھتی ہے، آپ کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں، آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے تو آپ کی تھنکنگ ریشنل ہونے لگتی ہے. اچھا چلیں جی یہ بہت لمبی بات ہو گئی. اب ذرا بات کرتے ہیں نواز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات کی. دیکھیے ایک سرکاری سی پریس کانفرنس اس میں آئی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ چینلوں نے
उस नवाज शरीफ को दिखाना शुरू कर दिया है कि जिसको 4 साल से सवाए गद्दार, काफिर, डाकू, चोर के अलावा कुछ नहीं कहा गया, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। इसका मतलब ये है कि जो रियल सियासतदान होता है वो ज़िंदा रहता है, और ये हाइब्रिड निज़ाम वाले, जिस तरह की कठपुतली हुक्मरानी करने वाले, ये आहिस्ता आहिस्ता मादूम और ख़त्म हो जाते हैं। जो गुफ्तगू वहाँ पे एक पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट। ये वो कर्टसी है, ये वो रिस्पेक्ट है जो हमारी सोसाइटी और हमारी सियासी जमातों में दरकार है। इन दो सियासी जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, बड़ी मुश्किल से ये सबक सीखा है। ये भी एक ज़माने में पीटीआई की तरह बिहेव करते रहे, लेकिन मुझे जो अच्छी बात लगी, कल बिल्कुल वैसे लग रहा था कि जैसे मीसाके जमहूरियत जो था उसकी तजदीद हो रही है। हाँ जी, मतलब दोनों बैठे हुए हैं और दोनों ने बैठ के इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जैसे मोहतरमा गई थी मियाँ साहब से मिलने, इंग्लैंड में मिले थे, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह उन्होंने की थी। बिलावल भुट्टो भी जाके मिले हैं। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में उस मीटिंग के बारे में पता चलेगा कि क्या बातें तय हुई। जो सामने आया वो यही है कि वो 3-4 बातों के लिए मियाँ साहब से मिलने गए। एक तो सदर अपना लाना चाह रहे हैं, चेयरमैन सेनेट अपना लाना चाह रहे हैं, और उसके अलावा वो गवर्नरशिप पंजाब की चाह रहे हैं, शायद इलेक्शन भी वो चाह रहे हैं कि अगले सालों हम अपना टेन्योर पूरा करें। तो अब देखते हैं कि उनमें से कौन सी बातें तय पे। वैसे आज मरियम औरंगजेब ने भी कहा कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। देखा जाएगा कि मुद्दत जो है वो पूरी होती है कि नहीं होती, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। मिफ्ता इस्माइल भी अभी IMF से मीटिंग के लिए गए हुए हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या मामला तय पाते हैं, क्योंकि आवाम को इमीडिएट रिलीफ चाहिए। आपने रमज़ान बाज़ारों में या यूटिलिटी स्टोर में चीनी, आटा महंगा कर दिया, लेकिन आप लोगों को पेट्रोल भी सस्ता चाहिए, लोगों को बिजली का बिल भी कम चाहिए, लोड शेडिंग ख़त्म होनी चाहिए, गैस का प्रॉब्लम हल होना चाहिए। मेरे हमें कतर के साथ दोबारा से वो अपने मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, जिसमें LNG और मेरे ख्याल में लोगों को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि मिफ्ता अचानक IMF के पास क्यों गया। जो इमरान खान ने IMF के साथ मुआहिदा किया था, उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस बढ़नी थी। इमरान खान ने गुज़िश्ता 1 माह में ये अंदाज़ा करते हुए कि उनकी हुकूमत जा सकती है, उन्होंने उस प्राइस इंक्रीज़ को डिले किया। 1 महीने में डिले करने का 150 अरब रुपया पाकिस्तान को नुकसान हुआ, तो वो अगले महीने में ट्रांसफ़र हो गया। 3 महीने अगर ये प्राइस इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो ये 450 अरब रुपया है। मिफ्ता ने शहबाज शरीफ साहब से बात की, शहबाज शरीफ बिल्कुल इनकार कर गए कि हम किसी कीमत पर प्राइस नहीं बढ़ा सकते। अब नंबर्स तो मिफ्ता ने देखने हैं, तो फिर उनको मशवरा दिया गया कि आप फौरी तौर पर IMF जाएं, उनसे रीनिगोशिएट करें और उन्हें बताएं कि पिछली हुकूमत भी इन्हीं नंबर्स को फॉलो करते करते चली गई है, तो अब अगर आप चाहते हैं कि हम ना जाएं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तो फिर हमें थोड़ा सा मायदे को चेंज करें। किया हुआ उसी की 3rd किस्त जो आनी थी, तो उसी के सिलसिले में हो गए, क्योंकि IMF ने रोक दी थी चीज़ें। उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे, अगर तो इलेक्शन में गए तो जो नई हुकूमत आएगी उससे बात करेंगे, या अगर हुकूमत आ गई अदम एतमाद के बाद दूसरी तो उनसे बात करेंगे। तो उसी माहदे के सिलसिले में वो गए हैं। अब हम बात करते हैं सदर ममलिकत साहब की। बस इसमें एक बात रह गई है कि $1 बिलियन जो किस्तानी है वो तो मिफ्ता ले ही आएंगे, वो भी बहुत अरसे से उन्होंने रोकी हुई थी, तो तवक्को है कि वो आ जाएगी। कुछ इकॉनमी में इंजेक्शन लगेगा और उसके बाद चाइना और सऊदी अरब का विजिट है, वहाँ से भी कुछ पैसे आने। सऊदी अरब का तो मेरे ख्याल में शायद नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक सऊदी अरब के विजिट पे जाएंगे, वहाँ पे तेल वगैरह की कोई आपको कंसेशन मिलेगी। चाइना के साथ CPEC जो है वो आपका दोबारा उस पर जब काम शुरू होगा तो उनकी भी जो पैसे जब आपके इकॉनमी में आएगा तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। अब बात करें जी सदर का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ। ये तो वैसे ही अपडेट मुझे लगता हुआ है जैसे कि उस रात इमरान खान साहब के यहाँ भी अपडेट हुआ था और फिर तहरीक अदम एतमाद हो गई थी, क्योंकि सदर साहब से मुलाकात भी शहबाज शरीफ साहब की 16 मिनट से ज़्यादा नहीं रही और कोई अच्छी मुलाकात नहीं थी उनकी। लेकिन कल अचानक ही ये खबर आनी शुरू हो गई कि सदर साहब ने कहा कि जी मैं अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा, और आज उन्होंने हलफ उठा भी लिया। बहुत अच्छी बात है अगर उनको अंदाज़ा हो गया, लेकिन मामलात बीच में होंगे तो कुछ और जो कि सामने नहीं आते, लेकिन अंदरूनी खाना बहुत कुछ होते हैं। सदर साहब भी बहुत से केसेस थे, सदर साहब के बहुत से मामलात थे, उनको समझा दिया गया कि भाई आप अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करो वरना प्रिजन वैन प्रेसिडेंट हाउस के बाहर भी आ सकते हैं। अच्छा, एक बड़े मज़े की डेवलपमेंट और ये हुई कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज जो गवर्नर को कहा है कि आप वजह बताएं कि भाई आप क्यों नहीं हलफ ले रहे, और गवर्नर का काम ही यही है
आईनी तौर पे वो इनकार नहीं कर सकता ना, उसने तो हाँ करनी, उसने करना है। तो उन्होंने कहा लिख के बता दें आप हमें, तो उन्होंने कहा जी मैं सदर ममलिकत को 24 घंटे के अंदर लिख के बता दूंगा। तो सदर ममलिकत को आप बताएंगे, आप अदालत को बताएं आपके पास वजह क्या है ना करने की। और दूसरी बात ये है कि अब अदालत ने हुक्म दे दिया है कि आरिफ अलवी अब इसका कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे कि अगर गवर्नर हल्फ नहीं ले रहे, हठ धर्मी पे उतर आए हैं, तो फिर इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। और लेकिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर कहा कि हलफ उठाएं, और उन्होंने कहा किसी और को नॉमिनेट करें ताकि वो हलफ उठाएं, क्योंकि 26 दिन से सूबा बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है। तो अब इतने बड़े सूबे को आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल में ना, जिस तरह सदर ममलिकत का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, उमर चीमा साहब जो कि गवर्नर पंजाब हैं, जिनको तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं कराई जब वो हुकूमत में थे, अब आखिरी वक्त में उन्हें एक इंतहाई ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया। बुरे आदमी नहीं हैं, लेकिन वो पार्टी से वफादारी निभा रहे हैं। एक शख्स की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सारी पार्टी जो है ना, वो अपने असूल, प्रिंसिपल, रवादारी, तहम्मुल सब कुछ भूली हुई है, सिर्फ एक शख्स की ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो अब तवक्को ये है कि जल्द ही हमजा शहबाज भी हलफ उठा लेंगे, पंजाब में भी काबीना आ जाएगी, और ये मामलात अब तेज़ी से चलते जाएंगे, क्योंकि अब जो है ना, चीज़ों को स्पीड अप करने की कोई बहुत ज़रूरत है। किसी को पता नहीं है कि इलेक्शन कब हो सकते हैं। 7 महीने मिनिमम टाइम है, 7 महीने से पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था नहीं हो सकते। तो ये अक्टूबर नवंबर की बात आती है, उसके बाद जुलाई अगस्त में तो नेशनल टाइम बनता है। यानी ये अक्टूबर नवंबर से लेके जुलाई अगस्त के दरमियान वाले एरिए में इलेक्शन होने। जुलाई तक तो टेन्योर पूरा होगा ना हुकूमत का, तो उसके बाद 3 महीने आगे लगाए तो सितंबर, अक्टूबर, उस अक्टूबर जा पड़ते हैं। 2023 की अक्टूबर चली जाती है अगर आप अपने टाइम पे इलेक्शन करवाएंगे, नहीं तो अक्टूबर के बाद फिर किसी टाइम पे भी 3 महीने के अंदर हो सकता है। अच्छा जी, आखिरी बात मुख्तसर सी ये करनी चाहिए, हमने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इमरान खान के उनके वज़रा को गालियाँ बकते, लोगों को नफ़रत पे उभारते, लोगों के ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाते, फब्तियाँ कसते, गलीज़ मजाक करते देखा है। लेकिन जब ये हुकूमत आई है तो कुछ 2 वाक़यात पर ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊंगा। एक तो एहसन इकबाल साहब जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वज़ीर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने जाने से जो वज़ीर गए हैं असद उमर साहब, उनको एक डिनर पे इनवाइट किया और उनसे कहा कि हम बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से आपका फेयरवेल डिनर करना चाहते हैं, और उस दौरान अगर आप मुझे ब्रीफ़ करना चाहें कि आपने कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए और उस पर हम किस तरह काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी रवायत है। सियासत कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन असद उमर नहीं आएंगे, वो उनकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन इनका हाथ ऊपर रहेगा। दूसरा, अभी राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि माजी में हुकूमतें ECL को एक सियासी हथकंडा बनाकर इस्तेमाल करती थी। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब को जब ज़मानत हुई थी, वो एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, एयरपोर्ट से उन्हें वापस भेजा कि आपका नाम ECL में, मिफ्ता इस्माइल के साथ, बहुत से लोगों के थे। तो उस सारी सिचुएशन में के बाद आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम ECL वाला मामला इस तरह ख़त्म कर रहे हैं, किसी शख्स का भी ECL पे नाम 120 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता, और अगर कोई बहुत सॉलिड वजूहात हों तो फिर ये नाम ECL टेररिज्म के चार्जेस होंगे उनका नाम रहेगा। लेकिन अगर कोई सियासी नाम है और 120 दिन तक अगर हुकूमत उनके बारे में कोई सबूत नहीं पेश कर सकी, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ना दे सकी, तो इस दिन 120 दिन के बाद ऑटोमेटिकली उसका नाम ECL से निकल जाएगा। ये कानून बना दिया इन्होंने, काबीना ने अप्रूव कर दिया। अभी तक जो है 4863 लोग ECL पर मौजूद हैं, और इसमें से 3000 लोग आज इसी वक्त ECL से निकल गए हैं, उनको बेनिफिट हुआ है, और बाकी लोगों का भी देखा जाएगा। तो ये वो मेरे ख्याल में पार्लिमानी रवायात हैं, जहां आप लोगों का भला सोचते हैं, जहां आप इंतकाम नहीं लेते, जहां आप रवादारी से, मोहब्बत से अपने मुखालिफ से बात करने की कोशिश करते हैं। इस दौर में जो अभी ये थोड़ा सा टाइम है, हमने बहुत सी पार्लिमानी रवायात को टूटते देखा है। हमने हमेशा देखा था कि जब स्पीकर जाता है तो वो आने वाले स्पीकर से पिछला स्पीकर ओथ लेता है और उसको हैंड ओवर करता है चार्ज। ये हमने बड़ी अच्छी रवायत ये देखी। इस दफ़ा नहीं हुआ। आपने देखा असद कैसर ने क्या किया, दोस्त मजारी ने क्या किया। अभी राजा परवेज अशर स्पीकर बने तो उनसे हल्फ किसने लिया है? अयाज सादिक ने। ठीक है, सदर ममलिकत देखें, ममनून हुसैन ने इमरान खान से लिया था हल्फ। जो थे मुशर्रफ थे, उन्होंने लिया था इनसे, यूसर रज़ा गिलानी सर। चाहे अब जितने भी मुखालिफ थे, लेकिन पार्लिमानी रवायात को हमेशा फॉलो किया जाता था। यहाँ पे नहीं लिया इन्होंने उससे खलफ। पंजाब में भी अभी तक ये सारा कुछ हो रहा है।
बहुत सी पार्लिमानी रवायात टूटी हैं इस मुल्क के अंदर, और हमने लोगों के बहुत ज़्यादा नफ़रतें भी देखी हैं। अभी भी वक्त है कि हम सब अपनी इन नफ़रतों को, इन सब चीज़ों को भूलें, आगे बढ़ें। अगर एक घर में असद उमर और ज़ुबैर, मोहम्मद ज़ुबैर रह सकते हैं तो घर वालों को भी आपस में दोस्तियाँ और चीज़ें कायम रखनी चाहिए। पार्लिमानी रवायत भी कायम रहे, लोगों की दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ भी कायम रहे। बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी।